अब गांव में पहुंच जानी चाहिए। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो संगीत से होती है। आप किसी भी काम को देख लीजिए, और हमारे अन्नदाता खेत में जब बीज बोते हैं तब भी गुनगुनाते हुए ही वो बीजों की खेती की कहीं ना कहीं खेती करते हैं। श्रृंगार रस की बातें सुनने के लिए बेताब होते हैं किसान, क्योंकि जैसे जैसे घर में जो कुशल गृहिणियां होती हैं वो डिमांड करते हैं कि आज मुझे सरसों का फूल ला देना, तो कहीं ना कहीं श्रृंगार रस की बातें सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। और उसी का तड़का लगाने के लिए आज हमारे बीच बिहार से देखिए कौन है, विजया भारती जी, जो मैथिली और भोजपुरी में बहुत बेहतरीन उनकी आवाज है। क्या कहेंगे? श्रृंगार रस के कुछ गीत सुनते हैं और गवाते हैं और सुनते हैं, सुनवाते हैं। कहाँ गिरल झुमका, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल ना, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना। कहाँ गिरल झुमका, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना। अंगना गिरल झुमका, वो सरवा गिरल नथिया, अंगना गिरल झुमका, वो सरवा गिरल नथिया, वो सरवा गिरल नथिया, सजिया पर गिरल, सजिया पर गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, सजिया गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, सजिया गिरल ना। सासू पौली झुमका हो, सासू पौली झुमका, ननद पौली नथिया, सासू पौली झुमका, ननद पौली नथिया, सैया जी पौलहना, सैया जी पौलहना, के रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, सैया पौलहना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, सैया पौलहना। कहाँ गिरल झुमका, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल नथिया, कहाँ गिरल ना, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल ना, रतनारी मोरी टिकुलिया हो राम, कहाँ गिरल, कहाँ गिरल, कहाँ गिरल ना। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने गाया है और हमारे अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान है। मजा आ गया सोहर सुन करके, इसमें झुमके और नथिये की बात थी। बीएल वर्मा सहकारिता मंत्रालय संभालते हैं, इनके शब्दों को भी सुना जाएगा और बताते हैं कि
इतने कम समय में इस मंत्रालय का कार्यभार आप संभाल रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो क्या क्या बदलाव हुआ है सर बताइएगा। अन्नदाता किसान दिवस के उपलक्ष्य में डीडी किसान न्यूज चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं सभी किसान भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और क्योंकि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था और आकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। यहाँ ऐसे किसान और किसानी के साथ साथ ऐसी हमारी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने किसानों के लिए, इस देश की बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे लगता है जो आपने काम किए हैं 2-2 लाख महिलाओं को जोड़ने से लेकर के 40-40 करोड़ तक का, जैसा मुझे बताया कि उनका प्रॉफिट आ रहा है, तब ऐसे लोगों को आपने इनवाइट किया है। मैं आपको भी, इस चैनल को भी हृदय से शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और जहां तक इस अन्नदाता किसान दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मेरे आने का सवाल है, तब मैं कहूँगा कि मूल रूप से मैं किसान हूँ और खेती किसानी चूँकि मैंने अपने हाथों से की है, खुरपी फावड़ा हल चलाने से लेकर धान की रोपाई हार्वेस्टिंग से लेकर सारा काम किया है। और चूँकि मेरा पढ़ाई में भी एग्रीकल्चर साइड भी मेरी रही है, तब मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में कृषि मंत्रालय में से ही ये सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंत्रालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए 6 जुलाई 2021 को इस मंत्रालय का गठन किया और सहकार से समृद्धि के विजन को लेकर इस मंत्रालय का जो जिम्मा दिया, भारत सरकार के बहुत ही सशक्त मंत्री जो कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, जिनके लिए पैक्स से लेकर एपेक्स तक का अनुभव है, ऐसे माननीय अमित शाह जी को इस सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा दिया। और इन अभी 2.5 वर्ष भी नहीं हुए हैं और जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय ने नए नए आयाम प्रस्तुत करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उससे पहले किसानों के लिए इस मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय का बजट क्या होता था, 21,900 करोड़ होता था केवल। और उस बजट को बढ़ाते 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 आज 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के लिए बजट करने का काम किया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं। किसानों को सम्मान निधि देने का भी काम किया है। आज लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास सीधा सीधा किसानों के खाते में पहुंचा है। और 2-2 हज़ार रुपया जो उनकी किस्त जाती है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दिल्ली से दबाते हैं और पूरे देश के किसानों के खाते में सीधा सीधा पैसा पहुंच जाता है। और जहाँ तक सहकारिता मंत्रालय का सवाल है, तो मैं कहूँगा कि आदरणीय अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने के लिए अब तक 54 इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उनमें विशेष तौर से जो हमारे ऐसे किसान, लगभग 14 करोड़ किसान जो पैक्स से जुड़े थे, उन पैक्स का कंप्राइजेशन कराने से लेकर और उनके लिए मॉडल बायलॉज लागू करके उन पैक्स को बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज बनाने के लिए आज पे जो पहले पैक्स केवल अल्पकालीन ऋण का वितरण कर पाते थे, केवल खाद और बीज का ही वितरण कर पाते थे, लेकिन आज बहुउद्देशीय बनाने की दिशा में आज सीएससी जो केंद्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, उनका जिम्मा भी पैक्स को दे दिया। पैक्स अब कर सकेंगे 300 प्रकार की सेवाएं जो सीएससी केंद्रों पर मिलती हैं, अब पैक्स के माध्यम से हम वो सेवाएं हम दे सकते हैं। आज पैक्स हर प्रकार से काम करने के लिए डीजल पेट्रोल पंप लेने के लिए उसको स्पेशल श्रेणी CC2 में वरीयता देने का भी काम किया है। आज पैक्स
CNG LPG की एजेंसी भी ले सकते हैं। आज पैक्स हर घर जल नल से जल का जो काम चल रहा है उसका वितरण का काम भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जन औषधि केंद्र जो सस्ती दवाइयों की दुकान होती है, 80% तक जिस पर सब्सिडी होती, छूट मिलती है, ऐसी दवाइयाँ की दुकान जन औषधि केंद्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 से भी ज़्यादा खोलने का काम किया है, उसमें आज पैक्स में जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं, वो भी अनुमति देने का काम किया है। माने 25 प्रकार के काम आज पैक्स कर सकते हैं। 14 करोड़ किसानों के लिए सीधा उसका लाभ सीधा मिलने वाला है। अभी हमारे भारत भूषण त्यागी जी जैविक खेती की बात जब कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माने प्रधानमंत्री जी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने भी राष्ट्रीय जैविक एक राष्ट्रीय मल्टीनेशनल सोसाइटी का भी निर्माण करने का काम किया है। और उस जैविक, हम सब जानते हैं कि सब जैविक खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की गारंटी क्या है, विश्वसनीयता क्या है, इसके लिए आदरणीय अमित शाह जी ने उनके लिए टेस्ट लैब खुलवाने का काम किया है। आज 250 के आसपास हम लैब खुलवाने जा रहे हैं। 98 लैब हमारे खुल गए हैं, पूरे हो गए हैं। उनमें टेस्ट होकर के इस प्रकार के लोग जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, एक इनकम टैक्स पेयर का एक बड़ा वर्ग होता है, वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है। जो 50 वर्ष से ज़्यादा आयु के हो जाते हैं वो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, प्राकृतिक खाना चाहते हैं। तब मैं कह सकता हूँ उनके लिए जैविक खेती के लिए हमने पूरे राष्ट्रीय मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने का काम किया है, जिससे किसानों से पैदा करा के उनको अच्छे मूल्य भी हम दे सकेंगे, जिससे किसान की इनकम बढ़ेगी। तब किसान सहकार से समृद्धि, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की बाध्यता है, तब मैं कह सकता हूं यहाँ पर सभी हमारे ऐसे अग्रणी किसान भाई बहन आए हैं जो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करते हैं, किसानों की इनकम को बढ़ाने का काम करते हैं। आज हमने राष्ट्रीय बीज की समिति भी बनाने का काम किया है, और साथ ही साथ हमने ऑर्गेनिक के साथ साथ और बीज के साथ साथ हमने निर्यात की, हमने एक्सपोर्ट की सोसाइटी भी बनाने का काम किया है, जिससे आज हमारा किसान जो दुनिया की आबादी हमारी हिंदुस्तान की देश की है वो 18% है। 18% आबादी के लिए जिस तरह से ये 11% केवल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, 11% एग्रीकल्चर लैंड से हमारे किसान जो अन्नदाता हैं अपने पसीने से अपने देश की आवश्यकता पूरी करते हैं, और देश की आवश्यकता के साथ साथ देश से बाहर विदेशों के लिए भी हम भेजने का काम करते हैं। तब मैं कह सकता हूं कि उसके लिए बहुत सारा अन्न जो किसान पैदा करता था और भंडारण की क्षमता न होने के कारण से वो अन्न कई बार सड़ता था, गलता था, इसका दर्द भी हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को हुआ। उन्होंने अन्न भंडारण योजना भी लागू की है, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, जिससे पैक्स स्तर पर उसमें हम गोदाम बनाएंगे, हम माइनस टेम्परेचर के शीतगृह भी बना सकेंगे, हम कंटेनर भी बना सकेंगे, हम वहाँ पर सस्ते दर की दुकानें भी खोल सकेंगे, और साथ ही साथ आधुनिक खेती के लिए, आधुनिक कृषि के लिए हम आधुनिक यंत्र भी वहाँ पर खड़े करेंगे, जिससे किसान ले जा करके अपनी आधुनिक खेती को करके अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ, अपने देश की समृद्धि को बढ़ा पाएँ। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिस तरह से किसानों की चिंता करते हैं, किसानों की आय को बढ़ाने की बात करते हैं, और माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री होने के नाते सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने का काम करते हैं। और जो हमारा कोऑपरेटिव आंदोलन वहाँ चल तो रहा था, लेकिन इसके बाद में भी बहुत सारी इस प्रकार की देश में ग्राम पंचायतें थीं जहाँ पर हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख पैक्स, डेयरी और मत्स्य की सोसाइटी खोलने का निर्णय किया है। आने वाले समय में उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, कोई भी ग्राम पंचायत देश की ऐसी न बचे जहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट न हो। जहाँ आवश्यकता होगी डेयरी की तो डेयरी खोलने का काम करेंगे, जहाँ पर फिशरी सोसाइटी की बात होगी वहाँ खोलने का काम करेंगे। तब मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी इस सहकारिता मंत्रालय के द्वारा सारे किसानों के लिए, और इस प्रकार के जैसे आपने हमारी बहन बता रही थी, हमारे मंत्रालय में बहुत सारे
इस प्रकार के आपने ब्रांड सुने होंगे, इफ्को है, क्रिप्को है, नेफेड है, अमूल है। लेकिन अमूल जहाँ पर 36 लाख बहनों के साथ वो जुड़ा है, 36 लाख महिलाएं हमारी उसकी मेंबर हैं, और आज 72,000 करोड़ का टर्नओवर अमूल का है। और किसी महिला ने, किसी बहन ने उस दुग्ध की समिति में 100 रुपये से ज़्यादा का योगदान नहीं किया है। लेकिन आज वो 36 लाख महिलाएं मिलकर के उस अमूल का नाम केवल देश में ही नहीं, दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ, अभी अचार बनाने वाली बहन जो हमारी बता रही थी, कृष्णा यादव जी, इसी प्रकार से एक किसी बहन ने कुछ बहनों को लेकर के एक सोसाइटी बनाई और एक छोटा सा काम स्टार्ट किया। और क्या काम स्टार्ट किया? पापड़ का। और पापड़ का काम स्टार्ट करके बनाते 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 आज वो पापड़ लिज्जत पापड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और आज दुनिया में वो लिज्जत पापड़ जाना जाता है, वो भी 2000 करोड़ से ज़्यादा का ब्रांड हो गया है। तब मैं कह सकता हूँ, सहकारिता से जुड़ करके, सहकारिता के माध्यम से, और जो अभी बात आई थी डॉन दीदी की, डॉन दीदी भी हमारा इफ्को का ही एक ब्रांड है, नैनो यूरिया। और नैनो यूरिया के लिए जिस तरह से हम छिड़काव की बात करते हैं, चाहे वो दवाइयों का छिड़काव हो, यूरिया का छिड़काव हो, या फिर पानी की निगरानी हो, खेत की निगरानी हो, उस ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है, ये ड्रोन का काम भी क्यों ना बहनों को दिया जाए, महिलाओं को दिया जाए। तो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग भी 15,000 ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग दी जा रही है। तब आप सबको हृदय से आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और देश के करोड़ों करोड़ जैसे हमारे बहन और भाई किसान हैं, उन सबको हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं डीडी जो हमारा चैनल है, किसानों के लिए जो काम करता है, किसानों को लगातार प्रेरित करता है, मैं आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब खेती बाड़ी में और पूरे देश को, भारत को अनाज पहुंचाने वाला पंजाब भांगड़ा में अपने आप बहुत जाना जाता है। तो भांगड़ा पंजाब का भी देखा जाए, और साथ में झूमना है। जहां जहां बैठे हैं जरा तन बदन से झूमिएगा और लुत्फ उठाइएगा।
शानदार कार्यक्रम चल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और तमाम सवाल जवाब और बहुत सारे गाने आपके बीच रखेंगे। अंकल थैंक यू बोला क्या? किसको थैंक यू बोलने का है? किसान को। सूरज उगने से पहले ये उठ जाते हैं, अपनी धन की तिजोरी खुले आसमां के नीचे फैलाते हैं, डब्बे में खुद सूखी रोटी और प्याज खाते हैं, फिर भी हम इन्हें शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। आपने थैंक यू बोला क्या? किसान दिवस पर धानुका का किसान भाइयों को प्रणाम। असली खरीदें, बिल से खरीदें, धोखे से बचें। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। उनको थैंक यू बोला क्या जो 4 बजे सुबह उठ जाते हैं? कौन 4 बजे उठता है? किसान। सूरज उगने से पहले ये उठ जाते हैं, अपनी धन की तिजोरी खुले आसमां के नीचे फैलाते हैं, डब्बे में खुद सूखी रोटी और प्याज खाते हैं, फिर भी हम इन्हें शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। आपने थैंक यू बोला क्या? किसान दिवस पर धानुका का किसान भाइयों को प्रणाम। असली खरीदें, बिल से खरीदें, धोखे से बचें। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चिंटू बेटा थैंक यू बोला क्या? थैंक यू। क्यों? किसको? किसान को। सूरज उगने से पहले ये उठ जाते हैं, अपनी धन की तिजोरी खुले आसमां के नीचे फैलाते हैं, डब्बे में खुद सूखी रोटी और प्याज खाते हैं, फिर भी हम इन्हें शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। आपने थैंक यू बोला क्या? किसान दिवस पर धानुका का किसान भाइयों को प्रणाम। असली खरीदें, बिल से खरीदें, धोखे से बचें। अंकल थैंक यू बोला क्या? किसको थैंक यू बोलने का है? किसान को। सूरज उगने से पहले ये उठ जाते हैं, अपनी धन की तिजोरी खुले आसमां के नीचे फैलाते हैं, डब्बे में खुद सूखी रोटी और प्याज खाते हैं, फिर भी हम इन्हें शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। आपने थैंक यू बोला क्या? ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है डीडी किसान चैनल से अन्नदाता कार्यक्रम में। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और गीत संगीत का आनंद लेते हुए हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, रूबरू होते हैं। लेकिन एक और हमारे बीच महान हस्ती पहुंच रही है। आपको बता दें, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत हमारे बीच। एनिमल हस्बेंड्री आप देख रहे हैं और उसके चलते आज हिंदुस्तान का किसान उसी दिशा में काम कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको यही मिल जाएंगे। हर व्यक्ति, हर भाई बहन, हर परिवार एक पिलर के रूप में होता है, दीवारें मजबूत होती है और हंसते हुए कहते हैं हमारा सब कुछ फल फूल रहा है। तो नमन करते हैं हम आपको और सर भी सुनकर बड़े खुश होंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि देखिए इतना बड़ा कार्यभार संभाल रहे हैं और आपको पता है आपके पीछे कितने झंडे गाड़ दिए गए हैं इन्होंने, इतने रत्न पा लिए हैं इन्होंने, इतने अवार्ड अपने खाते में। अच्छा, आपकी पार की नजरों को भी सलाम है। एक यहाँ पर मुझे कह रहे थे सुबह कि मैं तो कुली था, मुझे क्या मालूम था कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा और मैं आज किसी को 5 से 10 लाख रुपए सालाना महीना देने वाला हूँ। जरा एक बार मैं उन रमेश भाई रूपालिया जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, गुजरात से आए हैं आप। क्या बात है। और ऐसे ही सुल्तान जी भी हमारे बीच है, तो इन्होंने भी पद्मश्री पुरस्कार पाया है, प्रगतिशील किसान है मछली पालन में। सर आप तो जानते होंगे क्योंकि ये तो। और इसी के साथ असीम रावत जी भी हमारे बीच है, उनके लिए भी तालियां। रावत जी ने तो लाखों की नौकरी ठुकरा दी, बोला नहीं चाहिए, और गायों की सेवा कर रहे हैं। गिर गाय थार पर कितनी होगी सर आपके पास? 1000 से ऊपर है सर। क्या बात है, बहुत खूब। तो अभी हम आपके पास आते हैं, सुनते हैं। नीलेश मगन भाई भी हैं और ये देखिए 3 लोग और भी हैं। नीलेश मगन भाई जी को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से, डीडी किसान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आप पा चुके हैं। कितने गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे भी जितने लोग हैं रत्न हैं, और पद्मश्री अवार्ड जिसको मिलता है वो हम सभी दुनिया देखती है
कि उनके किस कारण से, उनके किस काम से मिलती है पद्मश्री अवार्ड। और ये इतना आसान नहीं होता, कितने गौरव की बातें होती है। माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से उनके हाथों में सम्मानित किया जाता है। ये ऐतिहासिक पल होता है, सुनहरा पल होता है। और आज भी अन्नदाता के नाम से डीडी किसान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी पद्मश्री और जितने बड़े उत्पादक हैं, किसान हैं, हमारे बीच हैं। ये भी एक ऐतिहासिक पल है, एक स्वर्णिम पल है डीडी किसान के इस प्रांगण में। ये सभी हमारे बीच रत्न खरे हैं, हम फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ एक सेकंड का भी जो पल बिता रहे हैं हमारे लिए एक पद्मश्री से बराबर है। बिल्कुल। और आप सभी से बातचीत करते हुए हम अपने तमाम लोगों को, जो लोग भी डीडी किसान के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तमाम दुनिया के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपनी अपनी बातें किस तरह से कहते हैं। जी, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पे बुलाया गया और हम इतने सारे जुड़ गए साथ में, जो पद्मश्री अवार्डीज है, जो एक्सपीरियंस्ड हमारे सीनियर्स हैं, और हमें सीखने को भी मिलेगा और एक इंस्पिरेशन है कि युवा पीढ़ी को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी या फिशरीज, अगर हम नहीं आएंगे तो फिर ये कंट्री का फ्यूचर हम ही है। तो बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और यही सोच अगर हमारी आगे बढ़ती रहे तो शायद देश दुनिया में हमारा नाम सबसे ऊपर हो जाएगा। जी, आप अपनी कहानी कुछ। मेरा नाम असीम सिंह रावत है। मैं हेथा नाम की एक संस्था चलाता हूँ गायों की। मिशन बहुत सिंपल है कि क्या देसी गायों से एथिकली कोई डेयरी, कोई संस्था चला सकते हैं कि नहीं। इस सोच को लेकर हमने 2 गायों से ये शुरू किया और आज कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 1000 से ऊपर देसी गायों का गौवंश है, जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर और हिमालयन बद्री 4 प्रजातियों पे हम काम करते हैं। 3 लोकेशंस पे हैं, ऑपरेट होते हैं और लगभग 90+ लोग मिलके संस्था चला रहे हैं। तो ये सफल संस्था है, प्रॉफिटेबल संस्था है। ये बिल्कुल तारीफ करने वाली बात है और कितनी भी तारीफ की जाए वो शब्द कम ही पड़ेंगे। हम जब धीरे धीरे कुछ जानते हैं तो और भी अच्छा लगता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने मंत्री साहब का जो हमारे बीच में आज आए। आज की जो मैं बात करूंगा, जो युवा लोग हमारे भटक चुके हैं, ये सब गांव की तरफ अगर अब आज बात करें तो ये सब बाहर विदेश की तरफ इन्होंने रुख कर लिया है। कृषि छोड़ के ये सब लोग आज विदेशों में जाना पसंद ज़्यादा करते हैं। हम आप लोगों को एक गुजारिश करेंगे, आपके माध्यम से उन लोगों को ये समझाया जाए जो हमारे हिंदुस्तान की खेती है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है, जो हमारा यहाँ का वातावरण है, वो सभी खेती के अंदर सक्षम है। तो हमारे जो युवा है खेती नहीं करना चाहते, 2 तरह के व्यवसाय हैं, मछली पालन और डेयरी फार्म। अगर ये दोनों, इनको हम कोई स्कीम बना के अच्छी तरीके से दें तो ये युवा जो है हमारा प्लान करने से रुकेगा। धन्यवाद। सर, सुन रहे हैं आप कि देखिए, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में, अपने गांव में ही रोजगार मिल सकता है। शहरों की तरफ क्यों रुख करना। और रमेश भाई, बहुत स्वागत दिल्ली की धरा पर, और इतना मुस्कुरा रहे हैं। सामने आपके नेताजी बैठे हुए हैं, बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम रमेश रूपारेलिया है। हम गिर गाय का गोपालन करते। 2006 में हम नाली में सोते थे और जैन परिवार की खेती में मजदूरी करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात रेडियो में सुनते थे और बार बार आदरणीय रूपाला जी, डॉक्टर कथरिया जी ऐसे सनिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती गई। और गाय खेत में केमिकल डालने के पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने गोपालन किया। गाय के गोबर मूत्र से चालू की यात्रा। आज हमारे पास 200 के आसपास गिर A1 क्लास गौमाता है। 250 से करीब उसकी उत्पाद बनाते पंचगव्य प्रोडक्ट 150 देश में ऑफिशियली बेच रहे हैं और लगभग 200 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और हम देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम सरकार के पीछे नौकरी के लिए ना लटके। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत खेती है और 1-2 गोमाता से हम पूरी दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। बस अपनी आत्मा को जगाना है, किसी के पीछे लटकना नहीं है। सरकार को भी क्यों बोझ दे। हम सरकार के लिए पैदा नहीं होते, हमारे घर के लिए और हमारे परिवार के लिए पैदा होते हैं और हमारे परिवार को चलाना है हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये बहुत अच्छी तरह से हम गोपालन और खेती से कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना। जय गौ माता। नाम रमेश भाई रूपालिया सर, और मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि नौकरी देने वाला ही बनना है, नौकरियां है ही नहीं। तो आपने और आसान कर दिया उनकी बात को। जी, मोदी बहन हमारे बीच है, तो मैं पहले आपका ही नमस्कार लूंगी। नमस्कार, ये बोलेंगे आपके साथ। जी, आप भी गुजरात से?
गुजरात बनासकांठा जी हूँ मैं। मेरा नाम व्रज सिंह राजपूत है। मैं बनासकांठा से रहने वाला हूँ। मेरे पास कांकरेज गांव और बनी भैंस का ब्रीडिंग फार्म है और जो बनास डेयरी है मेरे फार्म से 5 बुल लेकर गई हो। मैं तो सम्मानीय पर्सन रूपाला का आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं उसी डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी हूँ, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ। सर जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। अच्छा, ये वही काम करते करते आपकी नजरों ने देखा कुछ और भी कर लिया जाए? हाँ, सुबह शाम मैं देख लेता हूँ, बाकी का संपूर्ण काम वो ही करती है। सुबह शाम पशुपालन का देखभाल मैं ही करता हूँ। अब सर ये देख लीजिएगा कितने पतिदेव और है, घर पत्नियों को वो काम सिखा रहे हैं, तो जरा उनकी नौकरी पक्की करके रखिएगा। कहाँ से आए आप? नमस्कार। ग्रेटर नोएडा से आई हूँ मैं, उत्तर प्रदेश से। जी। मेरा नाम पूजा कौल है और मैं गधी के दूध में एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट मैंने अपने मास्टर्स डिग्री में स्टार्ट किया था। उसको आफ्टर मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ, उसको मैंने फुल टाइम स्टार्टअप में कन्वर्ट किया है और हम गधी के दूध से स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और न्यूट्रासूटिकल में भी हम लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं इस पर। एंड साथ ही साथ फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी इस गधी के दूध को हमने लिस्ट कराया है एशिया में। एंड अभी जो है हम उत्तर प्रदेश के फार्मर जो है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन साइट्स और ईंट की भट्टियों पे लोग काम करते हैं अपने गधों के साथ, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनसे गधी का दूध खरीदते हैं। और आप सबको जान के ये भी थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि दुनिया का सबसे महंगा दूध जो है गधी का दूध है, 2000 रुपये लीटर, और हम 1300 रुपये लीटर उन फार्मर से वो दूध खरीदते हैं और उनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ सिन्हा जी, कभी आपने सोचा हमने डोंकी मिल्क, दूसरा आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्योंकि हम तो गाय है, ये बकरी पालन है, मछली पालन है, ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत कुछ सोच ले, लेकिन डोंकी तक तो सोच भी नहीं सकते। आपके दिमाग में कैसे आया? बिल्कुल, बेसिकली आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो शायद जॉब ना देख के कुछ अपना करना चाहती है। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि इनोवेशन एक लिमिट नहीं है उसका, गाय भैंसों तक नहीं है। लाइफ स्टॉक एक बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल इसमें हैं और बहुत लोगों को इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कुछ ऐसे चीज़ को छुएं। जब मैंने डोंकी मिल्क में स्टार्ट किया था और हम कम्युनिटी में जाके कहते थे कि हमें गधी का दूध चाहिए, उनको लगता था कि मैं कोई काला जादू खरीदूंगी एंड मैं गधी का दूध लूँगी, उनकी गधैया मर जाएगी। तो वो परसेप्शन लोगों के अंदर चेंज करा रहा हूँ। और शायद कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान ये चीज़ मुझे एक्सीडेंटली पता चला था, फॉरेन कंट्री में लोग गधी का दूध बेच रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इंडिया में किया जाए, क्योंकि इंडिया में आपको खुद फार्म खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना गधा गधी खरीदने की ज़रूरत है। लोग ऑलरेडी पाल रहे हैं उसको, सदियों से चलता आ रहा है। कारगिल के युद्ध में भी गधी और गधे ने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल निभाया था सामान ले जाने के लिए, लेके आने के लिए। तो उनको एक पहचान देने के लिए ये शुरुआत की थी एंड आज ये शुरुआत बहुत फैल गया है, लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। करंटली इंडिया में हम लोग इंडिया के पहले डोंकी मिल्क उत्पादक थे और अभी इंडिया में 200 से ज़्यादा डोंकी फार्म्स हैं, मेनली साउथ और साउथ इंडिया में और गुजरात में बहुत सारे डोंकी फार्म्स ओपन हो रहे हैं। अच्छा, आप जब सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि सर ने एक एक का नाम मुझे अपनी जुबान से बताया, और भी बहुत सारे जिनको हम बुला नहीं पाएंगे और मुझे लगता पहुंच भी नहीं पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मंच पर आ जाइए, इतना बेहतरीन आपका मंत्रालय काम कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मंत्री महोदय खुद हमारे जितने पद्मश्री और जितने अन्य दाता हैं उनके सामने अपने जुबान से कुछ बातें कहेंगे और वैसी कुछ बातें जो हम सोच कर आए हैं, जो हमें उम्मीद है वो शायद सारी बातें पूरी होंगी। आप सवाल भी पूछ सकते हैं और सबसे पहले मंत्री महोदय अपनी कुछ बातें कहेंगे, शुभकामनाएं कहेंगे। नमस्कार सभी को, राम राम, जय गौ माता। किसान दिवस के इस अन्नदाताओं को मिलने के इस डीडी किसान के इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला और खास करके अवॉर्डी किसानों को मिलने का मुझे सौभाग्य देने के लिए मैं डीडी किसान को धन्यवाद देता हूं। और हमारे किसान समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि किसान को भी पद्मश्री दिया जाता है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में प्रस्तावित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जब तक ये हुआ नहीं था तब तक हम किसान के नाते तो यही सोचते थे कि पद्मश्री तो कोई बड़े बड़े लोगों के लिए होता है, वैज्ञानिकों के लिए होता है, कलाकारों के लिए होता है, ऐसा हमारी सोच में था। मगर ये प्रधानमंत्री जी ने ये पहल करते हुए यही एक दृष्टिकोण का सवाल होता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। ये पद्मश्री किसान को देखकर प्रधानमंत्री जी ने किसान प्रायोरिटी में है इस देश में, इसको प्रस्थापित उन्होंने अपनी सरकार की ओर से कर दिया।
अभी मैं आप सबसे बात करूंगा और ये जो मेरे साथ खड़े हैं जिसके लिए देश को गौरव है, ऐसे किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही, ये हमारी बहन जो कॉल बोल रही थी वो गधी के दूध के बारे में, ये हमारा भाई रमेश जो गाय के एक मजदूर हैं और मजदूर में से वो अब 1 लाख रुपये का कंपनी सेक्रेटरी को जॉब दे रहा है, सीए वाले को वो जॉब दे रहा है। वहाँ तक की यात्रा करने वाले सभी किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और सभी ने अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम करके ये पाया है, ये कोई चमत्कार से नहीं आया है, ये परिश्रम करके पाया है। हमारी बहन जब बोल रही थी कि हम नई पीढ़ी के नए युवा लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, देश हमें आगे बढ़ाना है, तो ये अमृत काल के भारत की ये सोच है। और 47 में हम जब हमारा शताब्दी मनाएंगे तब आपके कंधे पे भारत होगा, और ये हमें आज से भरोसा लग रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा होने को जा रहा है। विकसित भारत का जो लक्ष्य है ये युवाओं के कंधे पे ही हमें पार करना है। सो इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था, और अब तो वो जातियों को भी उन्होंने बांट लिया और कर दिया कि भी इस राष्ट्र में हमारी 4 ही जाति है, एक युवा जाति है, एक महिला जाति है, एक किसान जाति है और एक गरीब जाति है। यही हमारे देश की 4 जाति हैं जो जिसको हमें आगे बढ़ाना है। उसमें से आज हम किसान जाति के बीच में हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने की जब बात की तो उन्होंने कई उपक्रम भी बनाए, नीति में भी बहुत बदलाव किए, टेक्नोलॉजी को भी किसानों के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास करने का कोशिश किया, किसानों की समस्याओं को समझकर उनके अनुरूप नीतियां बनाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ। और उसी के चलते मैं स्मरण आता है, मैं भी किसान हूँ, जातिगत रूप से ही मैं तो किसान हूँ, और इसलिए मैं बता सकता हूँ कि हमने वो भी दिन देखे हैं। मैंने खुद ने ही कोर्स चलाया है, पता था कैसे किसानी होती थी। और वहां से लेकर फिर जब मशीन आए थे तो लोग देखने आते थे कि ये भी क्या ऐसे ही ऑटोमेटिक पानी कुएं से बाहर आता है। पहले तो हम रेत, ऊंट, कोस इससे पानी निकालते थे, उसी की जगह पे जब मशीन आया था तो बड़ी क्रांति लगती थी कि ये कहाँ मशीन से पानी निकाल रहा है और फलाने गांव में फलाने पटेल के खेत में मशीन आ गया है। तो लोग ऐसे ही पैदल चल के देखने के लिए आते थे। फिर जब ट्रैक्टर आया तो बहुत बड़ा बदलाव किसानी में आ गया। वो भी एक दौर था। और उसी के चलते जब ये सारे बदलाव आते आते अब हम कहाँ पहुँचे, तो मैं बड़े विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि अब हम ड्रोन तक पहुँचे। और हमारे खेत में ड्रोन से जब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, उसका छंटकाव जब हो रहा है, और उसी में भी प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी को जोड़ दिया और महिलाओं को ये काम के लिए ट्रेनिंग देकर ड्रोन देने का भी संकल्प कर लिया। और आज कई महिलाएं ड्रोन का निदर्शन कर रही हैं, पायलटिंग कर रही हैं, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये नमो ड्रोन दीदी करके प्रोजेक्ट बना। सो मैं कहा चला था कोस से लेकर नमो ड्रोन दीदी तक की यात्रा हमारे कृषि सेक्टर ने तय की है। और इसी के चलते आज हम 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम अन्न के बारे में आत्मनिर्भर है, वो कहने का गौरव हमारे किसानों की वजह से भारत को। आप सब जानते हैं कि हम 50 करोड़ की आबादी के थे, तब भी हमें अन्न आयात करना पड़ता था। यही भारत है, यही जमीन है, यही किसान है। 50 करोड़ की आबादी को खाने के लिए अन्न हमें आयात करना पड़ता था, और वो भी ऐसा अन्न देते थे जो वहां के घोड़े नहीं खाते थे, और वो रेशनिंग में खड़े होकर हमारे देश के नागरिक खाते थे। आज हम 140 करोड़ है, उसके बावजूद भी भारत के अन्न भंडार
देश के किसानों के परिश्रम के कारण भरपूर भरे हैं और 50 देश हैं जो हमारे अन्न पे निर्भर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये हमारे देश के किसानों का परिश्रम है, ये इस देश की कृषि नीतियों का परिणाम है। और मुझे इस किसानों के बीच में हमारे कृषि वैज्ञानिकों को भी याद करके उनको भी बधाई देनी चाहिए। उन्होंने भी नस्लें सुधारी, बीज में सुधार किया, खाद्य में सुधार किया। अपने खाद में कैसा बड़ा परिवर्तन हो गया। जहां हम 50 किलो की बैग कंधे पे लेकर खेत में जाते थे, हमारे देश के, ये राजस्थान के ही एक वैज्ञानिक के, अब यहाँ राजस्थान का दबदबा था यहाँ स्टेज पे, बड़े ही आपके मुस्लिम, आपके ही एक बेटे ने वो यूरिया को नैनो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया और 50 किलो की बैग 500 ml में चली गई। जो बैग हम कंधे से लेकर जाते थे वो अब जेब में लेकर जा सकते हैं। इतना क्रांतिकारी निर्णय हो गया। और ये नैनो यूरिया और ड्रोन दोनों जुड़ जाने से मैं अभी से बोल सकता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में ये बहनें, नमो ड्रोन दीदी और नैनो यूरिया और ये ड्रोन, तीनों मिला के हमारे देश के किसानी क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। सभी अन्नदाताओं को नमस्कार। आप दिल्ली आए थे, प्रशस्ति लेने के लिए आए थे, किसान दिवस पर आए थे, मगर आपको मैं नहीं मिली। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी आप अच्छा काम किए, इसीलिए आपको सम्मान मिला। आपका सम्मान के साथ मैं भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे खेती करके रहिए एंड प्रशस्ति लेके जाइए। एंड प्रधानमंत्री जी, हमारा नरेंद्र मोदी जी क्या क्या आपके लिए बोलते हैं, सलाह सूचना देते हैं, जरूर सुनिए एंड आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए अब एक और आपको प्रस्तुति दिखाते हैं, क्योंकि बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात अपने आप में है, लेकिन गुजरात का गरबा, आहा, जब भी जुबान पे नाम आता है तो तन बदन झूम उठता है। तो वो भी देख लेते हैं, कितना खूबसूरत है।
करने वाले कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए उनके लिए। शानदार, बहुत शानदार। जितने भी हमारे किसान अन्नदाता हैं, सब के सब डॉक्टर हैं और उनसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है। मैं एक और किसान भाई को मंच पे बुलाऊंगी और उसके बाद हम आगे संगीत सुनेंगे, फिर मैं बुलाऊंगी। तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि जगदीश जी आप मंच पर आइए, क्योंकि आप भी राजस्थान से आते हैं, जितने भी लोग राजस्थान से। और अब इनकी उम्र जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और शानदार इन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में। पद्मश्री अवार्ड आप ले चुके हैं जी, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, सबसे पहले उम्र इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आप तक उम्र तक हम युवा पहुँचना चाहें तो इसका राज क्या है? तो क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 77 वर्ष में शुरू हो गई है। और अब भी पूरे खेतों के काम, जनता के बीच बैठना, बहुत सारे काम आप करते हैं। ऐसा है, सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट होता है, हमारा रिटायरमेंट नहीं होता जी। तो कम शब्दों में जरूर बताइए कैसे सफर तय हुआ? हिंदुस्तान से पधारे हुए मेरे भाई और बहनों, मुझे आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। वैसे तो मैं वृद्ध आदमी हूँ, इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता। अभी 10 दिन पहले टाइफाइड से उठा हूँ, लेकिन फिर भी इनके आदेश की पालना करते हुए और मुझे बड़ा गर्व है आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। मैं सन 1957 से खेती करता आ रहा हूँ और 57 से 70 तक मैंने मेरे मामा जी के साथ खेती की, वो ही मेरे गुरु हैं और उन्होंने ही अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम की है और उसी ज़मीन पर, उनके द्वारा दी हुई ज़मीन पर मैं खेती कर रहा हूँ। 70 से स्वतंत्र रूप से जैविक खेती करता आ रहा हूँ। पहले उनके साथ भी जैविक थी और आज भी जैविक है। मैंने अपने हाथ से किसी व्यक्ति को जहर नहीं खिलाया है और न कभी किसी जीव जंतु को मारा। जैविक खेती का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमें उसमें जहर नहीं डालें, ये नहीं करें। जैविक खेती का मतलब ये होता है कि जीव को बचाते हुए, जो खेती में अपने जीव लगते हैं छोटे सूक्ष्म जीवाणु, उनको भी नहीं मारना है, क्योंकि मारने का अधिकार भगवान ने हमें नहीं दिया है, तो किसान के पास ये अधिकार नहीं है। उनको बचाते हुए जो खेती की जाती है, जिसमें हर तरह से जीव की सहायता ली जाती है और जो उत्पादन होता है वो जीव के लिए ही किया जाता है, उसी का नाम वास्तव में जैविक खेती है। तो वो मैंने जैविक खेती की है। इसके साथ साथ एक मैंने बीज तैयार किया है और किसान को सही बीज नहीं मिलता था, तो मैंने गोभी का बीज तैयार किया, जो विश्व में एक अद्भुत तरीके का बीज है जो जून से जुलाई तक बोया जाता है। बाकी हर तरह के गोभी का जो बीज है वो अलग अलग होता है। जून का अलग होता है, जुलाई का अलग होता है, अगस्त का अलग होता है, सितंबर का अलग होता है। लेकिन ग्रास रूट टेक्नोलॉजी से मैंने एक ही बीज तैयार किया है जो मेरे नाम से है और उसको ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है।
डीडी किसान के माध्यम से आप कुछ अपना संदेश दें। Very good afternoon to one and all. So I am Trinity Sayo. I am from Meghalaya. I am dealing with the Lakadong Turmeric Hardy. The Lakadong Turmeric is the famous Hardy within India. So now all over India it's known the Lakadong Turmeric. It has 7+ curcumins. So I have one startup name, Daya Processing Unit. So from this startup name, we supply the Lakadong turmeric all over India. So I'm so very grateful to be here. Thank you for inviting me. Hopefully this Didi Kisan and all of us, especially Padma Shri Awardee, we are very thankful, and then we know each other, we can introduce each other. So I want all of us to work together as a Kisan, and also with our sample or our experience. So hopefully our children, means our beti or beta, next generation, will be खेती or किसान. Thank you. गैना भाई पटेल साहब हमारे बीच हैं, गुजरात से आए हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि चाहे कुदरत कुछ भी कर दे, लेकिन जब जज्बा हो, हिम्मत हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। जी, आपके शब्दों को सुना जाएगा। जय जवान जय किसान। आज किसान दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे भारत भर से पधारे हुए सभी किसान मित्रों, जैसे गंगा नदी हिमालय से आकर जैसे हरिद्वार आती है, ऐसे पूरे हिंदुस्तान से पधारे हुए सभी किसान मित्रों को मैं मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। मैं पाकिस्तान की बॉर्डर पे रहता हूं। वहाँ पे हमारा जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे जो ज़मीन है वो एकदम सैंडी ज़मीन है, जो हमारे बाड़मेर में राजस्थान के दौरा के जैसी ज़मीन है। वहाँ पे हमने किसानों के लिए काम किया है, और जो किसान 1 एकड़ ज़मीन से 10 से 15 हज़ार रुपया सालाना आय होती थी, उसको हमने बागबानी में पलटा कर 1 एकड़ ज़मीन से 4 से 5 लाख रुपया किसान के घर पे आया है। ऐसा काम किया है। हमारे बनासकांठा में ड्रिप इरिगेशन, जो पानी की बहुत समस्या है, वहाँ पे बनासकांठा में ड्रिप इरिगेशन किसानों को करवा के बनासकांठा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आया है। बनासकांठा आलू में पूरे हिंदुस्तान में नंबर है। बनासकांठा अनार में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी राधिका मैडम बोल रही थी कि आप ये चंद्रक कितने, जैसे रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, वैसे ही हमने 14 साल तक पूरे किसानों के लिए काम किया, और पूरा पसीना जो पूरे हिंदुस्तान का किसानों का पसीना एक परिश्रम के रूप में होकर ये चंद्रक लिया है। ये चंद्रक बहुत मेहनत करके 2017 में मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो वो हमने जो एक किसान को, जो मैं बोल रहा था आपको कि सही में हर किसान का सपना रहता है कि अपने घर पक्का हो, अपने घर में गाड़ी हो, तो वो सपना किसानों का हमने साकार करवाया है। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का और दूरदर्शन का मैं बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पे मेरे एक गांव के एक कंकर को यहाँ आपके सामने ला के खड़ा किया है। ये ताकत है इस किसान के। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उसे किसान कहते हैं, क्योंकि किसान हर वक्त किसान तूफानों से टकराते रहते हैं। अभी अभी एक साल में 2 तूफान आते हैं। तो आज मुझे यहाँ पे आने का राधिका जी ने न्योता दिया, और आप सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला है। मैं घनी बात कर सकता हूँ। मैं दिव्यांग होते हुए भी मैंने 1983 में मैंने 11 दौरान पास किया था, और अभी 1 साल पहले मैंने 12वां दौरान की परीक्षा दी थी और मैं पास हो गया हूँ। पूरा बोर्ड में कैमरा के नीचे बैठ के मैंने परीक्षा दी थी, और मुझे अभी यहाँ पे 1 महीना पहले डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो जिन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत आभारी हूँ।
जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी आपने बात कही है और आपने गुजरात की आवाज जो है यहाँ तक पहुँचाई। पूरे गुजरात में आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मामे खान साहब, उनको सुनने के लिए हर कोई बेताब हो रहा है। बिल्कुल, तो क्यों ना उस आवाज को एक बार फिर से सुना जाए, मामे खान साहब को। मिट्टी की खुशबू, राजस्थान की स्वर लहरी हैं आप तो, और संगीत के रत्न हैं। सुनते हैं, आनंद लेते हैं। हाँ साईं, थोड़ा माड़ी 2-3 बिजायड़ा
करावो उमर करावो अरे कुतर सावे दिखावो हरि दरार बिलाणू में तोड़ रे मरतले वो बंगा दी में उमर क्या बात है, बहुत सुंदर मामे खान साहब, बहुत शानदार। और आज अन्नदाता बेहद खुश होंगे आपको सुनकर। न जाने आप हिंदुस्तान के कहां कहां जाकर गाने सुनाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी आप जाते हैं, लेकिन असली खुशी आपको आज यही मिलेगी क्योंकि आप खुद किसान परिवार से आते हैं, खुद आप अन्नदाता हैं। और एक अन्नदाता परिवार से आने वाला व्यक्ति जब अन्नदाताओं के सामने बैठकर गाता है तो एक अलग ही खुशी होती है। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और तमाम सवाल जवाब और बहुत सारे गाने आपके बीच रखेंगे। किसान